Good morning to all students। आज की इस व्याख्यानमाला में कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ पे मैं चर्चा करूंगा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। सभी लैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणियों में हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनता है उसमें क्लीवेज के द्वारा हजारों कोशिकाएं बन जाती है, लेकिन कोशिकाओं का आकार निरंतर छोटा होता जाता है। गैस्ट्रा के बाद में इन कोशिकाओं में नए प्रोटोप्लाज्म का संश्लेषण होता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है और कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात इसमें स्थापित हो जाता है। लेकिन फिर भी ग्रोथ के कंसेप्ट अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे यदि देखें तो ग्रोथ के कंसेप्ट अलग तरह के हैं। सब सेलुलर लेवल पे यदि देखें तो ग्रोथ के कंसेप्ट अलग तरह के हैं। ऑर्गन लेवल पे यदि देखें तो ग्रोथ की परिभाषा अलग तरह की है। टिश्यू लेवल पे यदि देखें तो ग्रोथ की परिभाषा अलग तरह की है। और ग्रोथ को डिफाइन करना, एक लाइन में, एक सेंटेंस में इसको डिफाइन करना, ये बहुत ही टिपिकल टास्क है। लेकिन मैं ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूँगा और मैं समझता हूँ इस व्याख्यान के अंत में ग्रोथ के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी फंडामेंटल्स हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, वो एक एक करके सॉल्व होती जाएगी। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, a fertilized zygote is converted into a multicellular complex body. This is the simplest concept of growth. भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान निषेचित जाइगोट एक बहुकोशिकीय जटिल रचना में परिवर्तित हो जाता है। ये वृद्धि की एक सबसे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, सिंपल कंसेप्ट हो सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। यह भी मैंने आपको बताया कि वृद्धि को एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन करना ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ is a process of physical maturation resulting an increase in size of the body and various organs. It occurs by multiplication of cells and an increase in intracellular substance. It is quantitative change of the body. अर्थात ग्रोथ एक फिजिकल मैच्योरेशन की प्रक्रिया है जिसमें प्राणी के शरीर में वृद्धि होती है, शरीर के विभिन्न अंगों में वृद्धि होती है और ये वृद्धि कोशिकाओं के मल्टीप्लिकेशन के कारण स्थापित होती है। साथ ही साथ कोशिकाओं में नए जीव द्रव्य का संश्लेषण भी होता है और ये एक प्रकार की मात्रात्मक वृद्धि है। इट इज ए टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव ग्रोथ। नाउ कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के कंसेप्ट को 3 लेवल पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो सब सेलुलर लेवल या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल, कोशिकीय स्तर पर सेलुलर लेवल और अंग स्तर पर ऑर्गन लेवल। तो ग्रोथ के कंसेप्ट को 3 लेवल पर हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एट सब सेलुलर लेवल, एट सेलुलर लेवल एंड एट ऑर्गन लेवल। सब सेलुलर लेवल पे यदि हम चर्चा करें, एट सब सेलुलर लेवल ग्रोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एंडोसाइटोसिस, synthesis of molecules other than DNA and synthesis of DNA। तो सब सेलुलर लेवल पर वृद्धि की जो परिभाषा है, वृद्धि का जो कंसेप्ट है, निम्न 3 एस्पेक्ट के तहत मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बाई एंडोसाइटोसिस। अब जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, उनके अंदर बाहर से मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रवेश करते रहते हैं और मॉलिक्यूल का बाहर से भीतर की तरफ जब
प्रवेश होता है तो ये घटना एंडोसाइटोसिस कहलाती है। ये एंडोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस के रूप में हो सकती है, जिसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस के रूप में हो सकती है, या और किसी चैनल्स के थ्रू, अपर्चर्स के थ्रू और किसी डिवाइसेस के थ्रू जब मॉलिक्यूल सेल में बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो सेल का एक तरह से आकार बढ़ जाता है, सेल का एक तरह से वजन भी बढ़ जाता है। तो ये सबसे एक सिंपल कंसेप्ट है। तो कोई भी कोशिका जब तरल पदार्थों को या अन्य मॉलिक्यूल को एंडोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका के अंदर ग्रहण करेगी तो कोशिका के आकार में थोड़ा आंशिक परिवर्तन होता है, इसको ग्रोथ के रूप में मान सकते हैं। हालांकि ये कोई कॉन्क्रीट कंसेप्ट नहीं है कि एंडोसाइटोसिस हो गया, सेल का आकार बढ़ गया, सेल का वजन बढ़ गया, उसको अपन ग्रोथ माने, क्योंकि ये एक तरह की टेम्परेरी ग्रोथ होती है। जैसे अमीबा में आप देखते हो कि अमीबा में निरंतर एंडोसाइटोसिस चलता रहता है पिनोसाइटोसिस के थ्रू, लेकिन यही पिनोसोम जो होती है थोड़े समय के अंतराल के बाद में प्लाज्मा झिल्ली के साथ फ्यूज होकर इनका जो मटेरियल होता है वो बाहर निष्कासित हो जाता है। तो इन प्राणियों में इनपुट आउटपुट निरंतर चलता रहता है, सेल के अंदर सिस्टोल डायस्टोल निरंतर चलता रहता है और सेल का आकार आकृति है वो नियत बनी रहती है, और ये घटना ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से भी जानी जाती है। सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स अदर देन डीएनए है। अब चूंकि अपन जानते हैं कि हर कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के जो मुख्य घटक है, मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स। अब न्यूक्लिक अम्लों की यदि चर्चा करें तो ये केंद्र के अंदर गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं, लेकिन केंद्र के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके मुख्य कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं, प्रोटीन्स के रूप में होते हैं, लिपिड के रूप में होते हैं, एंजाइम्स के रूप में होते हैं। यदि इस कोशिका द्रव्य में न्यूक्लिक अम्लों के अलावा अन्य पदार्थों का यदि संश्लेषण होता है, अन्य पदार्थों की मात्रा में यदि वृद्धि होती है, तो इसको भी एक तरह की ग्रोथ के रूप में अपन मान सकते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स अदर देन डीएनए, ये भी एक वृद्धि का ही एक पार्ट है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, अब चूंकि जब भी कोई भी सेल डिवाइड होती है तो इंटरफेस प्रावस्था में उसका आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डबल हो जाता है, यानी डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन, इसको डीएनए रेप्लिकेशन के रूप में अपन जान सकते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय रेप्लिकेशन रिजल्टेड इनटू इंक्रीज इन जेनेटिक मटेरियल, इट्स कंसीडर्ड एज ग्रोथ एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो आणविक स्तर पर यदि कोशिका में डीएनए की मात्रा में वृद्धि हो रही है, आरएनए की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो ये भी एक तरह की ग्रोथ ही मानी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त कंटेंट की मात्रा का भी शरीर के अंदर एक निश्चित साम्य में होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन नाइट्रोजन कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि कोशिका में अमोनिया इकट्ठी हो गई, यूरिया इकट्ठी हो गई, यूरिक एसिड इकट्ठा हो गया, उसको आप ग्रोथ के रूप में माने, क्योंकि ये तो एक तरह की वेस्ट प्रोडक्ट है, एक तरह के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। लेकिन केंद्रक में जब डीएनए आरएनए की मात्रा में वृद्धि होती है, डीएनए का संश्लेषण होता है, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाली ग्रोथ है। इसलिए सब सेलुलर लेवल पर ये तीन एस्पेक्ट मैंने डिस्कस किए हैं, बाय एंडोसाइटोसिस, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स अदर देन डीएनए और सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो ये सब सेलुलर लेवल पर ग्रोथ क्या होती है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सेकंड जो है वो कोशिकीय स्तर पर एट सेलुलर लेवल ग्रोथ का कंसेप्ट क्या है, ग्रोथ को आप कैसे परिभाषित करोगे। तो कोशिकीय स्तर पर वृद्धि को तीन रूपों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्जेटिक ग्रोथ के रूप में, इसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ के रूप में, इसको गुणात्मक वृद्धि कहते हैं, और एक्रेशन ग्रोथ के रूप में, इसको एक तरह से निक्षेपित वृद्धि या डिपोजिशन ग्रोथ के रूप में भी मान सकते हैं। ऑक्जेटिक ग्रोथ में क्या होगा कि एनिमल किंगडम में दो तरह के प्राणी पाए जाते हैं।
हर प्राणी में दो तरह की कोशिकाएं होती है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उनके गॉनेड्स में जर्म सेल की संख्या असंख्य होती है और इनमें प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इनमें कायिक कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। दूसरी तरफ ऐसे प्राणी हैं जिनमें कायिक कोशिकाओं की संख्या लाखों करोड़ों में होती है, लेकिन जर्म सेल की संख्या निश्चित होती है या कांस्टेंट होती है। यदि नेमेटोड की चर्चा करें, रोटिफर्स की चर्चा करें, ट्यूनिकेट्स की चर्चा करें, तो इन प्राणियों में कायिक कोशिकाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन जनन कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अब कायिक कोशिकाओं की संख्या कम होते हुए भी इन प्राणियों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इनकी कायिक कोशिकाओं में जीव द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाएं पूर्णतया टर्गीट होती है और सेल में जब जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है तो नए प्रोटोप्लाज्म के संश्लेषण के कारण भी कोशिका का आकार बढ़ जाता है और इस तरह की जो वृद्धि होती है इसका ऑक्जेटिक ग्रोथ के नाम से या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हो, जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर जीव द्रव्य का संश्लेषण हुआ, इसका आकार बढ़ गया, इसमें और नए प्रोटोप्लाज्म का संश्लेषण हुआ, आकार और बढ़ गया। तो कोशिका के स्तर पर कोशिका में प्रोटोप्लाज्म के संश्लेषण एक तरह की प्रोटोप्लाज्मिक वृद्धि या ऑक्जेटिक ग्रोथ के रूप में मानी जाती है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, कई बार कोशिकाओं का आकार नहीं बढ़ता है लेकिन कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। कोशिकाओं की संख्या में होने वाली वृद्धि, इसको भी ग्रोथ के रूप में मानते हैं और ये एक प्रकार की गुणात्मक वृद्धि या एक प्रकार की मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ कहलाती है। जैसे विदलन के दौरान अपन देखते हैं जाइगोट में लगातार क्लीवेज होते रहते हैं और जो जो क्लीवेज की प्रक्रिया होती है हर कोशिका की साइज छोटी होती जाती है और विदलन के दौरान ब्लास्टोमियर्स में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का अनुपात निरंतर बढ़ता रहता है और ये अनुपात बढ़ते बढ़ते जब 0.7 तक स्थापित हो जाता है उस केस में इंटरफेस का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि प्रारंभ में होने वाले जो विदलन होते हैं उनकी इंटरफेस में केवल एस प्रावस्था पाई जाती है, G1 और G2 स्टेज नहीं होती है। लेकिन जब रेशो 0.7 एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद इंटरफेज का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इंटरफेज में G1 और G2 स्टेज भी प्रारंभ हो जाती है और ये घटना मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के नाम से जानी जाती है। मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के बाद में होने वाले जो डिवीजन होते हैं उनको फिर विदलन नहीं कहेंगे। वो विभाजन एक प्रकार के माइटोसिस है, एक तरह के ये सूत्री विभाजन है। इस फिगर में आप देख रहे हो कि ये जैसे जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन से 2 सेल्स बनी, इन सेल्स में आगे डिवीजन होगा 4 सेल्स बन जाएगी, 8 सेल बन जाएगी। तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ये भी एक तरह की ग्रोथ ही मानी जाती है। इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ के रूप में मान सकते हैं। तीसरा जो कंसेप्ट है इसमें एक्रीशन ग्रोथ, कोशिका स्तर पर एक्रीशन ग्रोथ। कई बार जैसे कोशिकाएं डिवीजन हुई और 2 कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसके अंदर मैट्रिक्स का डिपोजिशन हो जाता है और मैट्रिक्स जब डिपॉजिट होती है तो उस ऑर्गन की साइज बढ़ जाती है, उस ऑर्गन का डायमीटर बढ़ जाता है। इसको एक तरह से निक्षेपित वृद्धि के रूप में भी मान सकते हैं। समटाइम ग्रोथ इज अचीव्ड बाय intercellular deposition of matrix. This phenomenon is generally found in higher vertebrates. तो हायर श्रेणी के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये परिघटना पाई जाती है। इसलिए सेलुलर लेवल पर 3 एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किए हैं। एक तो प्रोटोप्लाज्म का संश्लेषण, कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन और कोशिकाओं बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का डिपोजिशन। तीसरा जो लेवल है ग्रोथ का वो है ऑर्गन लेवल या टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल पर ग्रोथ का कंसेप्ट 2 रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। एक तो डिपॉजिटिव ग्रोथ के रूप में या निक्षेपित वृद्धि के रूप में, दूसरा रिपेरेटिव है या मरम्मत के रूप में।
डिपॉजिट ग्रोथ में आप देखते हो कि कई बार कोशिकाओं में ऑक्जेटिक ग्रोथ नहीं होती है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ भी नहीं होती है, यानी कोशिकाओं में न तो डिवीजन हो रहा है, कोशिकाओं में न ही प्रोटोप्लाज्म का संश्लेषण हो रहा है, फिर भी उस अंग का आकार बढ़ता जाता है, उस अंग का डायमीटर बढ़ता जाता है। कारण इन कोशिकाओं के बाहर निश्चित रूप से कुछ मॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स का डिपोजिशन होता है। ये प्रोटीन्स कोलेजन के रूप में हो सकते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं, कैल्शियम के रूप में हो सकते हैं। ये निक्षेपित वृद्धि भी दो प्रकार की होती है। एपोजिशनल ग्रोथ, इस प्रकार की वृद्धि में उस अंग का व्यास बढ़ता है, उसका डायमीटर बढ़ता है। इंटरस्टिशियल ग्रोथ, इस श्रेणी में उस अंग की लंबाई बढ़ती है। तो जैसे कार्टिलेज है, हड्डियां हैं, अब जितनी भी कार्टिलेज होती है इसके अंदर कॉन्ड्रोइन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, इलास्टिन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। और जब इन मॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स का निक्षेपण होता है तो कार्टिलेज और हड्डियों का डायमीटर बढ़ता रहता है। ये एक तरह की निक्षेपित वृद्धि है। तो इसमें आप ध्यान रखें, इस प्रकार की वृद्धि में न तो प्रोटोप्लाज्म का संश्लेषण हो रहा है, यानी देयर इज नो ऑक्जेटिक ग्रोथ, देयर इज नो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साथ ही कोशिकाओं में कोशिका विभाजन भी नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा है, फिर भी उस अंग का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि उनमें कोलेजन का डिपोजिशन होता है, इलास्टिन का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। और ये मॉलिक्यूल जब निक्षेपित हो जाते हैं तो उस अंग के आकार में वृद्धि होती है। ऑर्गन लेवल पर सेकंड जो कंसेप्ट है वो है रिपेरेटिव ग्रोथ। कई बार अपने शरीर में कई अंग ऐसे हैं जिसमें सेल का आकार भी बढ़ता है, यानी कोशिका में नए प्रोटोप्लाज्म का संश्लेषण होता है, सेल में ऑक्जेटिक ग्रोथ होती है, इन कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन भी होता है, फिर भी उस अंग का आकार नियत बना रहता है, उस अंग की मोटाई में, डायमीटर में वृद्धि नहीं होती है। इस बात को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि इन अंगों में जितनी कोशिकाएं बनती है उतनी ही कोशिकाओं की मृत्यु उसी दिन हो जाती है। इसलिए कोशिकाओं का प्रोडक्शन और कोशिकाओं की डेथ, इसमें एक तरह का साम्य बना रहता है। इनपुट आउटपुट का सिग्नल है वो बराबर रहता है। और कोशिकाओं की प्राकृतिक रूप से होने वाली जो मृत्यु है, इसको एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है। अपने शरीर में कई अंग है, जैसे त्वचा। त्वचा में नीचे से स्टेटम जर्मिनेटिवम के द्वारा नई कोशिकाएं बनती रहती है। जो जो ये कोशिकाएं ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ये केरोटिनाइज्ड हो जाती है, मृत प्रकार की हो जाती है। और अपनी कोशिकाओं में, अपनी त्वचा के अंदर रोजाना करोड़ों की संख्या में सेल्स बनती है और करोड़ों की संख्या में सेल्स की मृत्यु हो जाती है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा रिपेरेटिव ग्रोथ की कैपेसिटी पाई जाती है, क्योंकि हाथ में कम से कम 1 खरब कोशिकाओं की रोजाना डेथ होती है। इतनी कोशिकाएं रोजाना बन जाती है। स्त्रियों में जो यूट्रस होता है, अब चूंकि स्त्रियों में हर महीने पीरियोडिक साइकिल होती है, हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है, और इस मेंस्ट्रुएशन के दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम है वो उतरती रहती है। तो स्त्रियों के यूट्रस में हर महीने होने वाली जो पीरियोडिक साइकिल है वो एक प्रकार की रिपेरेटिव ग्रोथ का एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल ब्लड भी है। अपने शरीर में ब्लड रोजाना बनता है, रोजाना समाप्त होता है। अपने ब्लड में आरबीसी की रोजाना करोड़ों की संख्या में डेथ होती है, लेकिन यही आरबीसी बोन मैरो के द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ बॉडी के ऑर्गन है जिसमें निरंतर मरम्मत होती रहती है, टूट फूट होती रहती है, उनकी रिपेयरिंग होती रहती है। जैसे स्किन है, इंटेस्टाइन है, यूटिरस है, ब्लड है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो रिपेरेटिव कैपेसिटी है वो इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। तो ये 3 कंसेप्ट आपने देखे, एट सब सेलुलर लेवल, एट सेलुलर लेवल और एट ऑर्गन और टिश्यू लेवल। अब क्वेश्चन है कि ग्रोथ का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ग्रोथ का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। ये तीनों स्तर देखने के बाद में भी क्या ग्रोथ को आप एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आफ्टर कंपेयरिंग
all aspects of growth at subcellular level, cellular level, and at organ level, still it is very difficult to define the growth. Simply कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना ग्रोथ है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना ग्रोथ है, कोशिकाओं के शुष्क भार में वृद्धि ग्रोथ है, कोशिकाओं में नाइट्रोजन युक्त कंपोनेंट्स की में वृद्धि यानी डीएनए आरएनए में वृद्धि, अमोनिया यूरिया को छोड़कर, वो भी एक तरह की ग्रोथ है। कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण होना, रेप्लिकेशन होना, ये भी एक तरह की ग्रोथ है। अब चूंकि कोशिकाओं में यदि न्यूक्लिक एसिड्स नहीं बनेंगे, डीएनए आरएनए नहीं बनेंगे, तो नए प्रकार के प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। और सेल में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो गया, इसको ग्रोथ नहीं मानता। शरीर में लिपिड इकट्ठी हो गई, इसको ग्रोथ नहीं मानता। लेकिन सेल में यदि प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन का डिपोजिशन हो रहा है, तो ये वृद्धि की श्रेणी में आता है। कोशिकाओं में यदि न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन हो रहा है, तो ये आणविक स्तर पर होने वाली वृद्धि के रूप में माना जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोशिकाओं में यदि न्यूक्लिक एसिड की मात्रा वृद्धि हो रही है और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन युक्त कंपोनेंट्स का संश्लेषण हो रहा है, तो वो असली ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ग्रोथ के डेफिनेशंस में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए सिंगल सेंटेंस में आप ग्रोथ को इस समय डिफाइन कर सकते हो कि सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू ए सेल इज कॉल्ड एज ग्रोथ। या शरीर के शुष्क भार में वृद्धि, इंक्रीज इन ड्राई वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ड्राई वेट का अर्थ है कि आप बॉडी में जितना भी पानी है उसको बाहर निकाल दो, और पानी निकालने के बाद में जो ड्राई वेट बचता है वो एक्चुअल में ग्रोथ मानी जाती है, क्योंकि अपनी बॉडी में 80% है वो पानी होता है, 20% मॉलिक्यूल सॉलिड के रूप में होते हैं, जिसमें 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, लगभग 14% प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3% वसाएं पाई जाती है, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में पानी को निकालने के बाद में जो ड्राई वेस्ट बचता है वो ग्रोथ के रूप में माना जाता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। हालांकि ये भी एक पूरा अलग से व्याख्यान हो सकता है 1 घंटे का, लेकिन इस प्रिंसिपल के जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो मैं केवल हेडिंग के रूप में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस। प्राणी में वृद्धि और परिवर्तन जो होता है वो एक क्रमिक श्रृंखला के रूप में संपादित होता है। प्राणी में होने वाला परिवर्तन डायरेक्शनल या निर्देशित प्रकार का होता है। हर प्राणी में होने वाली वृद्धि अपने आप में यूनिक होती है या इंडिविजुअल प्रकार की होती है। प्राणी में होने वाला परिवर्तन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। जो जो प्राणी में परिवर्तन होता है इनमें डिफरेंशिएशन भी होता जाता है। जो जो प्राणी में परिवर्तन होता है इसके अंदर जटिलता भी आती जाती है। डेवलपमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। अंत में उन कारक को मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इनमें प्रथम कारक है जेनेटिक्स। हर प्राणी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसकी बॉडी में उपस्थित जीनोम जो होता है वो उत्तरदायी है। एनवायरनमेंट, मनुष्य किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, ये एनवायरनमेंट सोशल प्रकार का हो सकता है, घरेलू प्रकार का हो सकता है, कल्चरल प्रकार का हो सकता है। तो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ जो है प्रभावित होती है। कल्चर के द्वारा ग्रोथ प्रभावित होती है। आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका कल्चर कैसा है, आपके घर में रहने का माहौल कैसा है, आपके चारों ओर का वातावरण कैसा है। यदि कल्चर अच्छा नहीं है तो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। न्यूट्रिशन, डेफिनेटली आपका खान पान जो है वो
वृद्धि को प्रभावित करता है। आपका खान पान यदि हेल्दी है, आप जंक फूड का यदि यूज़ नहीं करते हो, देसी भोजन खाते हो, तो आपके चेहरे की पर्सनैलिटी ही एक अलग तरह से होगी। हेल्थ स्टेटस, हेल्दी व्यक्ति के अंदर ही हेल्दी माइंड होता है, हेल्दी बॉडी होती है। क्योंकि आपका शरीर निरोगी नहीं होगा, आपका शरीर यदि दुर्बल होगा, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम यदि कमज़ोर होगा, तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। आपकी फैमिली हिस्ट्री, इस तरह के मैंने एग्जाम्पल कई परिवारों में देखे हैं कि कुछ परिवार बहुत हेल्दी है, कुछ परिवार बहुत बीमार की हालत में है। तो आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, उससे भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया प्रभावित होती है। पेरेंट्स का एटीट्यूड, क्योंकि हर मनुष्य का ये ड्यूटी है, हर मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि आपने बच्चे को जन्म दिया है तो उसको जीवन दीजिए। कई बार पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति जो व्यवहार होता है वो भेदभावपूर्ण होता है। अक्सर ये देखा गया कि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कियों को एक तरह की बंदिशें थोपी जाती है, और इस तरह का जब बंदिश वाला माहौल होता है तो बच्चों की ग्रोथ प्रभावित होती है। चाइल्ड रियरिंग फिलोसॉफीज, बच्चे का लालन पालन, बच्चे की देखभाल, ये भी एक पुराना ये पूरा कंसेप्ट है, पूरा व्याख्यान इस पे हो सकता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राणियों की वृद्धि और परिवर्तन को प्रभावित करता है, जिसमें जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, न्यूट्रिशन, हेल्थ स्टेटस, फैमिली हिस्ट्री, पेरेंटल एटीट्यूड और चाइल्ड रियरिंग फिलोसॉफीज। तो ये ग्रोथ का कंसेप्ट मैंने शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। और फिर भी ग्रोथ से संबंधित आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं, और इस ईमेल पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं kcsibis@yahoo.com। एक बार मेरी तरफ से, जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, भव्य महाविद्यालय की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।